वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है कंप्लीट मैथ्स के ओल्ड चैप्टर्स, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं जिनको आपको करने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के अंदर उनकी हम क्विक रिवीजन इस वीडियो के अंदर करेंगे। कोई भी एग्जाम देने से पहले आप सारे चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो की मदद से आप सारे चैप्टर से गो थ्रू हो जाओगे। हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, हर चैप्टर से एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स जो कि आपको एग्जाम देने से पहले रिवाइज करने बेहद जरूरी होते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बेहद अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपके लिए हम लेके आते हैं तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट 22 चैप्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उनके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने जरूरी होते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाना एग्जाम से पहले 1-2 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस वीडियो की मदद से आप उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी इससे गो थ्रू होके उन्हें भी एक ट्रैक मिल जाएगा, एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि कैसे मैथ की तैयारी करनी है और इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृत संख्याओं की, यानी कि नेचुरल नंबर्स। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको रिमाइंड करवाऊंगा। आपने बोर नहीं होना, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक एक छोटा सा भी पार्ट्स अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो वहां आप उसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, और कंफ्यूजन मतलब आपकी नेगेटिविटी, यानी कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे फिर नेगेटिव होंगे। इसलिए आपने एक एक चीज को समझना है, चाहे हमको आती है चाहे नहीं आती है। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्रकृत संख्याएं होती हैं जो 1 से लेके अनलिमिटेड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात करें प्रकृत संख्याओं की, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको यही मिल जाएंगे। आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। प्रकृत संख्याओं का सम, यानी कि टोटल n इंटू n प्लस 1/2, जैसे 1 2 3 4 5, इनका सम क्या है? तो n कितना है? 5। 5 इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5 × 15। 15 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप टोटल करोगे तो इसका 15 ही आएगा, लेकिन जब इनका n ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करता है। सम ऑफ स्क्वायर्स इसी प्रकार 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसके लिए आप n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, यानी कि n हमारा 5 है, n प्लस 1 6, 2n यानी कि 5 दूनी 10 और 1 11। आप थोड़ा क्विकली करोगे, डिवाइड बाय 6, तो 11 5 जा 55 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार सम ऑफ क्यूब्स, ये भी आप कर सकते हो। n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, जैसे n हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 4, ये 9 और 25 9 जा 225, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो ये सम ऑफ स्क्वायर हो चुका। अब बात करते हैं होल नंबर्स, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसमें क्या फर्क है? होल नंबर्स के अंदर क्या हो जाता है? 0 ऐड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर क्या होता है कि जो माइनस वाले नंबर्स हैं वो भी आ जाते हैं। प्रकृत संख्याएं 1 से शुरू होके अनलिमिटेड तक, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो जाती हैं, और पूर्णांक की बात करें या इंटीजर्स की बात करें तो इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं नंबर। ओके, अब आते हैं हम सम संख्या पे। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इनके सम की बात करें तो n इंटू n प्लस 1, यानी कि अगर हम इनकी सम की बात करें तो 3 और 3 6, n क्या है हमारा? 6 इंटू 6 प्लस 1 7, 7 42। वैसे भी आप इनका टोटल करोगे तो 42 आएगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम संख्याओं के लगातार सम संख्याओं के स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है 2n n प्लस 1 2n प्लस 1/3। ओके, ये आप करके देख सकते हो। ये मैं फॉर्मूले आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आपके लिए ये रिवीजन होते रहे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ओके,
और बात करें सम संख्याओं के इसकी विषम संख्याओं के स्क्वायर की, तो n स्क्वायर आ गया विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। इनके टोटल की बात करें, लगातार विषम संख्याओं का जो टोटल होता है, जितना n होता है, n क्या होता है, जितनी उनकी नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका जो टोटल होएगा 8 का स्क्वायर 64। आप इनका टोटल करके देख सकते हो 64 ही आएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याओं के स्क्वायर, ये जो मैं जितने भी बता रहा हूं ये आप लगातार मान के चलना, लगातार विषम संख्याएं और स्टार्टिंग से, यानी कि 1 से। सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहां पे n कितना है, 3, 3, 6, 2, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 64 टू जा 128 माइनस 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 64 मल्टी 127। ये आप टोटल करके देख सकते हो। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती, या तो वो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं। इसके अंदर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये आगे कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। और बात करें, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, यानी कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके जो फैक्टर्स करते हैं, जैसे 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3, 16 के करोगे तो 4 इंटू 4 या 8 इंटू 2, तो इनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता, तो इन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 और 15 है, 80 और 81 हैं, इनके फैक्टर करोगे तो सब अलग अलग आएंगे। ये होते हैं सहअभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो अपने आप के और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं, जैसे 4 2 से डिवाइड होता है, 6 3 और 2 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है, 4 से। इसी प्रकार ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है प्रीमिय संख्याएं। प्रीमिय संख्या या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बटे q की फॉर्म के अंदर होते हैं। p बटे q की फॉर्म के अंदर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे 4 बटे 5, 5 बटे 1, 1 बटे 2, 4 बटे 5, 7 बटे 8, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, प्रीमिय संख्याएं बोलते हैं इन्हें। अप्रीमिय संख्याएं जो एक एग्जैक्ट नंबर के अंदर नहीं आते, जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जैसे √2 का मान है, √2 का मान आगे की आगे चलता रहता है, 1.414213 ऐसे आगे चलता रहेगा। और पाई का मान भी अनलिमिटेड होता है, 3.14 आगे की आगे चलता रहता है। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर दोनों रैशनल और इर्रेशनल, प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याएं दोनों आ जाती हैं वास्तविक संख्या के अंदर। नेक्स्ट है विभाजकता। विभाजकता ये काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है, एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य का रूल है कि अंतिम अंक 0 या सम हो। जैसे ये संख्या है 3, 8, 5, 2, 7, 8, ये पूरी की पूरी संख्या, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है वो 0 तो नहीं है, लेकिन एक सम संख्या है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी, यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे 3, 2, 1, ये नंबर है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप इसके जो अंकों का टोटल करके देखोगे तो 3 और 2 5, 5 एंड 1 6, क्या 6 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। जैसे 1, 5, 6, 9, क्या ये 3 से डिविजिबल है? हम इसका टोटल करेंगे, 5 एंड 1 6, 6 एंड 6 12, और 12 एंड 9 21, क्या 21 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 से विभाजकता। यानी कि 4 से विभाज्य का रूल है कि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे ये नंबर है 120, ठीक है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि जो इसके लास्ट 2 डिजिट है 20, ये 4 से डिविजिबल है। यानी कि 20 क्या है, 4 5 जा 20, तो जो 120 है ये 4 से डिविजिबल है। ऐसी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, 1 4 5 6 7 8 0,
तो हम सर सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट 2 अंक देखेंगे। यहां क्या 80, क्या 80 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। आगे हम बात करें 5 की, तो 5 का बिल्कुल सिंपल रूल है, लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें 6 की। 6 यदि 6 के फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 6 के फैक्टर करोगे तो 2 × 3। तो अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 4, 1, 2, 6, 9, 8। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये 6 से डिविजिबल है। लास्ट अंक पहले तो आप चेक करोगे, संख्या सम है तो 2 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे 3 के लिए, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30। तो ये 30 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट है 8 से। 8 से 4 का और 8 का सेम होता है, लेकिन 4 के अंदर तो अंतिम 2 अंक देखते हैं और 8 के अंदर हम अंतिम 3 अंक देखते हैं, जैसे 4 1 2 1 2 8। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल है। देखते हैं हम, 128 क्या 8 से डिविजिबल है? 8 1 जा 8, कितने आगे 4, 8 6 48, 16 से जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये भी 8 से विभाज्य है। नेक्स्ट 9 का, 3 का और 9 का ये सेम होते हैं। सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है, और सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य है। जैसे 18 18, ठीक है, 18 18 2 7 ये संख्या है। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 और 7 9, 9 3 27, 27 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 11 का। 11 का काफी इंपॉर्टेंट है। 11 के अंदर क्या होता है कि जो सम और विषम स्थान के जो अंक होते हैं उनका योग बराबर हो या अंतर 11 से विभाज्य हो। जैसे एक नंबर लेते हैं 1 2 1, ये वैसे तो हमें पता है कि 11 से डिविजिबल है, लेकिन एक छोड़ के एक देखना है। 1 और 1 2, और 1 और 1 2 और 2, 2 और 2 बराबर हो गए, तो ये क्या है 11 से डिविजिबल है। जैसे 1 3 3 1, इसके अंदर क्या है, ये स्थान देखा आपने, ये देखा 3 और 1 4, 3 और 1 4, दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट 12, 12 से भी। अब 12 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसके फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर हैं 4 और 3। अगर संख्या 4 और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। ओके, ये थे हमारे डिविजिबिलिटी के रूल। ठीक है, आगे हम अभी हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है ये बाकी सारे चैप्टर्स की बेस है, तो इसको आप ध्यान से समझिए, एक एक फॉर्मूले को याद रखिए। अब ये क्वेश्चन काफी आता है कि 2 अंकों की आपको संख्या का, 2 अंकों की संख्या का योग दे दिया जाता है। जैसे आपको 62 दे दिया, सपोज दैट 62 दे दिया, उसके अंक पलट दिए 26। ऐसे ही ये पलटने वाले सवाल आते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 2 अंकों की संख्या का योग दे दिया जाता है, और पलटने पर उसके अंदर या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। तो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है ये। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे 2 अंकों का योग दे दिया आपको, a = 8 दे दिया, यानी कि 8 है, और उसको पलटने पे क्या हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है। अगर संख्या बढ़ जाती है, यहां पे देखो, अगर संख्या बढ़ जाती है तो यहां आप माइनस यूज करोगे, अगर संख्या घट जाती है तो यहां फॉर्मूले में आप प्लस यूज करोगे। जो उसके अंकों का योग है उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 × 8, 8 दिया हुआ है अंकों का योग। ठीक है, अब 18 बढ़ जाता है तो यहां -18 करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो वो संख्या आ जाएगी 11 8 88 -18 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ गया 70। तो 70 डिवाइड बाय 2, संख्या हमारी क्या आ गई 35।
ठीक है। अब 35 को पलट के देखो, क्या 18 बढ़ रहा है? 35 को उल्टा करोगे तो 53 आएगा। 53 में से 35 घटाओगे कितना आ रहा है? आ रहा है 18। यानी कि 35 को उसके अंकों को पलटोगे तो 53 बन जाता है, तो संख्या 18 बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि संख्या और पलटी हुई संख्या दोनों का योग और अंतर, योग को 11 से डिवाइड करोगे और अंतर को 9 से डिवाइड करोगे तो दोनों अंकों का क्रमशः योग और अंतर आ जाता है। यहां हम वो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 62, इसको पलटोगे तो 26। अब 62 प्लस 26, इसका आपको सम दे दिया कितना? 88। 88 को 11 से डिवाइड करोगे तो 8 तो होगा इसके अंकों का योग। अगर 62 माइनस 26 यानी कि अंतर दिया हुआ है 36, अंतर को 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा उनके अंकों के आपस में अंतर, यानी कि 6 में से 2 गए 4, 6 और 2 8। ये काफी पूछे जाते हैं, ये घुमा फिरा के, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। नेक्स्ट है, अगर ये इस फॉर्म के अंदर दिया हो, यानी कि a की पावर n और a माइनस n, तो शेषफल पूछता है इसके अंदर, चाहे सम हो चाहे क्या हो, विषम। जैसे a को मान लिया हमने 2 की पावर n को मान लिया हमने कितना? 10। ठीक है। डिवाइड बाय 2 में से 1 गया 1, तो इसका जो शेषफल आएगा वो 1 ही आएगा हमेशा। ये तो चलो 2 का ले लिया, हम 3 का ले लेते हैं। 3 की पावर n 3 ले लिया हमने, तो नीचे 3 में से 1 गया 2, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 3 9 27 बटे 2, तो आंसर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। हर केस के अंदर क्या आएगा? रिमाइंडर शेषफल 1 ही आएगा। लेकिन अगर नीचे 1 ज्यादा हो जाए, जैसे ऊपर 4 की पावर n 2 है और नीचे 4 प्लस 1 5 हो, तो अगर n सम संख्या है तो शेषफल 1 आएगा, अगर n विषम संख्या है तो शेषफल a आएगा। अब कैसे देख लेते हैं। अब n क्या है? 2 है, n सम है, तो इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 4 चौक 16, ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 दिए 15, 1 बच जाएगा। अगर सपोज दैट ऊपर क्या है? 4 की पावर 3 है और नीचे a प्लस 1 यानी कि 5 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, डिवाइड बाय 5, तो 60 जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। यानी कि अगर n यानी कि पावर क्या है? विषम है, तो रिमाइंडर वो खुद संख्या आ जाएगी, a आ जाएगा। अगर जो पावर है वो क्या है? सम संख्या है, तो जो शेषफल है वो 1 आएगा। ओके, ये हमारे नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और फैक्ट थे ये यहीं तक थे। आगे हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। अब हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की, यानी कि एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। लेकिन एक्चुअल के अंदर होता क्या है? जैसे 2 नंबर है, एक नंबर है क्या? 12 और एक 18। एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या है, जिससे ये दोनों संख्याएं क्या है? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों संख्याओं के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन क्या आ सकती है। यानी कि वो तो वैसे तो इसके अंदर फैक्टर करते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 6 इंटू 2 और इसके 6 इंटू 3, ठीक है। 6 इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन है, 2 और 3 में कुछ और कॉमन आ नहीं सकता, तो इनका एचसीएफ तो हो गया क्या? 6। और एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है उसको एक बार लेना है। 6 2 3, 6 दूनी 12 और 12 तिये 36, तो एलसीएम क्या आ गया? 36। यानी कि 36 से 12 तिये 36, 18 दूनी 36, दोनों संख्याएं भी डिवाइड हो रही हैं। और बात करें एचसीएफ की तो 6 इन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब इसके अंदर ये फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने वही नंबर दोबारा लेते हैं, जैसे 12 मल्टीप्लाई बाय 18 लेंगे, तो जो इनका एलसीएम निकाला था 36 निकाला था और एचसीएफ 6 निकाला था, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। वो आपको क्या करेगा कि या तो
एलसीएम एचसीएफ दे देगा और एक नंबर दे देगा, ये फाइंड आउट करो, या आपको 2 नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ फाइंड आउट करो, या मतलब ये चारों चीजों में से वो आपको 3 चीजें देगा और चौथी चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। ये कम से कम मतलब जो एलसीएम एचसीएफ के जितने भी सम आते हैं उसके 70% सम इस फॉर्मूले से आते हैं। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाइकेशन करके देख सकते हो, ये सेम आएगा। ठीक है, मैं आपको ज्यादा यहां डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम देने से पहले जाओ तो अपने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम एचसीएफ निकालना। ये काफी टिपिकल रहता है। इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं कि जैसे भिन्नों का भिन्न क्या होती है, जैसे पी बटे क्यू की फॉर्म के अंदर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब उनका एलसीएम कैसे निकालना है, जैसे हमें एलसीएम निकालना है तो याद रखना जो चीज निकालनी है वो ऊपर आएगी, यानी कि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले अंशों का तो एलसीएम निकलेगा, हरों का एचसीएफ निकलेगा। और बात करें भिन्नों के एचसीएफ की, अब एचसीएफ निकालना है तो अंशों का तो एचसीएफ निकलेगा, हरों का एलसीएम निकलेगा, यानी कि जो चीज निकालनी है वो ऊपर आएगी, दूसरी नीचे आएगी। जैसे 1/2 और 2/3 और 3/4, इनका क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 1 2 3 एलसीएम निकालेंगे तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, और नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ भी इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है तो 6/1, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और बात करें एचसीएफ की तो ऊपर वाले के अंदर कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो ऊपर वाले के अंदर एचसीएफ 1 और नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो 3 चौक 12, तो 1/12 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ इस फ्रैक्शन का। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं कि भिन्नों का, जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम से इतना ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपके सारे कवर हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सबसे जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का बेसिक बोर्ड मास बोलते हैं, एक्चुअल के अंदर आप बोर्ड मास से स्टार्ट करते हो, वी के बारे में आप ध्यान नहीं देते, और कई बार जो एग्जामिनर है वो आपको वी देके वेनिकुलम या रेखा कोष्टक बोलते हैं, ये देके आपको कंफ्यूज कर देता है। ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये एक ऊपर बार दी होती है, जैसे 4 - 5 इसके ऊपर बार दे देगा आपको। तो इसका क्या होता है कि इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि नीचे जो भी है उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोष्टक जितनी भी ब्रैकेट्स होती हैं वो सोल्व करनी होती है सिंप्लीफिकेशन में, उसके बाद का सोल्व करना होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर घटाव। एक सबसे ज्यादा चीज जो बच्चों को परेशान करती है कि जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस है तो आगे क्या आएगा, प्लस का आएगा। अगर माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस है तो माइनस आएगा, यानी कि 1 - 1 प्लस तो माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस है तो इधर फिर भी माइनस आएगा। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस। ठीक है, ये तो बात कर रहा हूं मैं मल्टीप्लीकेशन की। डिवाइड के अंदर भी सेम रहता है, डिवाइड के अंदर माइनस डिवाइड माइनस तो प्लस, एक प्लस है एक माइनस है तो वही माइनस, प्लस है माइनस है तो माइनस, प्लस प्लस है डिवाइड के अंदर तो प्लस आएगा। अब बात करते हैं प्लस प्लस के अंदर। प्लस प्लस के अंदर अगर माइनस माइनस है, यानी कि -4 -6, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, नंबर तो प्लस हो जाते हैं, आएगा तो 10 लेकिन आएगा किसका, माइनस का। इसी प्रकार यहां -4 + 6 है तो 1 + 1 माइनस, नंबर क्या होंगे, घटेंगे। 6 में से 4 गया 2, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़े के साथ क्या है, प्लस। ठीक है, अब यही प्लस का 4 माइनस का 6 ये होता तो 1 + 1 माइनस, तो नंबर तो माइनस होंगे, यानी कि 2 तो आएगा ही आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस माइनस, बड़ा कौन है 6 तो साइन माइनस का। ठीक है, और प्लस प्लस +4 + 6 ये तो सिंपल प्लस का 10 आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट ये फॉर्मूलेज है, a की 3 + b की 3
डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन आगे वाले के अंदर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ए मान लिया, सपोज दैट हमने ए क्या है हमने 2 मान लिया, और बी क्या मान लिया हमने, बी मान लिया 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ हम प्रूफ करके देख लेंगे, 2 + 1 3 आना चाहिए हमारा आंसर। तो क्या है, ए की 3 यानी कि 8, बी की 3 यानी कि 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 4 माइनस 2 एकम 2 प्लस बी स्क्वायर 1 ही है, तो 8 और 1 9 डिवाइड बाई, अब प्लस प्लस वाले 4 और 1 5 माइनस 2 3 से 3 कट गया, 3 हमारा आंसर आ गया। ओके, ये फॉर्मूले हेल्प करते हैं आपको, वो इस टर्म के अंदर दे देगा, आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। जैसे सपोज दैट यहां आपको दिख रहा होगा कि मतलब वो दे देगा 27 प्लस 64 ऐसे कुछ, आपको पता है कि 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो आपने एग्जैक्ट नीचे उसी फॉर्म के अंदर दे देगा कि जैसे 3 का स्क्वायर 9 माइनस ए बी 12 प्लस 4 चौक 16, ये ऐसा कुछ दे देगा। तो आपने इसको सारे को सोल्व नहीं करना है, एग्जैक्ट आप ये जो आपका फॉर्मूला है इसके अंदर सेट बैठ रहा है, तो आप 3 और 4 7 इसका आंसर डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब यहां था कि अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस है। ठीक है, अगर यहां माइनस का दे रखा है तो इधर भी माइनस का, इधर प्लस है तो प्लस का, ये फॉर्मूले के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है। अब आगे ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये सिंपल वही फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इन्हीं फॉर्मूलों से क्रिएट किया गया है, इसके अंदर ये आपके अंदर ये फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। अगर ऐसा हो तो उसका आंसर हमेशा 2 आता है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ये वही फॉर्मूला है, ये इधर लिख रहा हुआ है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ये एक्चुअल के अंदर आप इसे इस फॉर्म के अंदर देखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सबसे ज्यादा यूज होता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, यहां से जो a माइनस बी था ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके ये क्या हो गया a माइनस बी डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो बराबर में a प्लस बी, अगर a प्लस बी को इधर ले आओगे, a प्लस बी को इधर ले आए तो इधर क्या बच गया a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आगे ये फॉर्मूलाज हैं a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना फर्क है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पीछे वाले फॉर्मूले के अंदर क्या था, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उठा के वो कहां ले गया, इसके नीचे ले गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या बच गया 2 बच गया। तो इस तरीके से वो फॉर्मूले को घुमाएगा, लेकिन फॉर्मूले ये सिंपल ही हैं, इन्हीं से वो क्रिएट करते हैं, तो आपने थोड़ा सा इन पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। ये इतना सिंपल है कि देखने में तो ऐसे लगता है कि ये कैसे आया होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर है, बाहर माइनस है तो स्टार्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। अब क्या होगा कि बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कट गया, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कट गया, पीछे क्या बच गया 4ab। इस तरीके से ये आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, बस इनको प्रैक्टिस करनी है। ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और जब माइनस आ जाए तो सारे साइन माइनस के। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस हो तो अब देखो यहां प्लस था, ठीक है,
प्लस था तो यहाँ क्या था, ये माइनस का था और ये भी प्लस का था, और यहाँ माइनस हो गया तो ये माइनस का हो गया और ये क्या हो गया, सारा प्लस का हो गया। नेक्स्ट है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब इसके अंदर कई बार क्या होएगा कि आपको ए बी सी 0 मिलेगा, देन ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब कैसे होएगा, यानी कि ए बी सी आपको वैल्यू दे देगा, जैसे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -6। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करोगे 4 प्लस 2 और प्लस यानी कि -6, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके अंदर ये क्या है कि ये फॉर्मूला काम आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। ओके, नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। इसके अंदर क्या होता है कि आपको वो कह देता है कि जैसे आपको कह दिया कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या है, 9 है, तो ये निकालो, या इसकी वैल्यू दे दी तो ये निकालो। अब जैसे a प्लस 1/a इज इक्वल टू आपको दे दिया क्या, 3 दे दिया, तो इसका स्क्वायर 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 7। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। इसी प्रकार अगर प्लस दे रखा है तो माइनस का निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके 2 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 1/a दिया है या a माइनस 1/a दिया है, तो दोनों से हम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकाल सकते हो। इसके अंदर ये फॉर्मूला वही है, a प्लस b का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसके अंदर इसने क्या है कि a तो ये है और b 1/a है, यानी कि a तो क्या है, a है, और b क्या है, 1/a है। जब यहाँ ए बी लगाते हैं तो a मल्टीप्लाई 1/a करते हैं तो a से a कट जाता है, तो लास्ट में 2 अकेला बच जाता है। ठीक है, यही वो फॉर्मूला है, घुमा फिरा के इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं पावर इंडिकेट्स एंड सर्ट्स की, यानी कि घात करनी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये इसका सबसे बेसिक है कि कोई भी संख्या यानी कि a है, जितने टाइम वो मल्टीप्लाई में होती है उसकी पावर उतनी होती है, यानी कि 2 × 2 × 2, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, तो 2 की पावर कितनी है, 3। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर किसी नंबर की पावर जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है, तो क्या आएगा, ये गुणा में हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 7 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे 2 की पावर 3 है मल्टी 2 की पावर 4 है मल्टी 2 की पावर 5 है, यानी कि पावर कुछ भी हो, 3 पावरें दे रखी हैं, तो भी क्या होगा, इनकी पावरें जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 3 और 4 7 और 5 12, 2 की पावर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर अलग अलग नंबर की पावर सेम हो तो वो नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 2 की पावर 5 मल्टी 3 की पावर 5 मल्टी 4 की पावर 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 3 × 4, यानी कि 2 × 6 6 चौक 24 की पावर सेम रहेगी, पावर कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी की पावर -m, यानी कि इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं, यानी कि 2 की पावर अगर -1 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, जैसे 4 की पावर -5 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 की पावर 5। ठीक है, या किसी की पावर डिवाइड में है, जैसे 1 की पावर 1/4 की पावर 5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर -5 है, ऊपर लाने के लिए। ठीक है, ये वही रेसिप्रोकल आप इसको कर सकते हो किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है,
पावर की पावर, जैसे 2 की पावर 3, ठीक है, और उसकी पावर 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई में होते हैं। जब नंबर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे एक तो ये फॉर्म है 2 की पावर 3 मल्टी 2 की पावर 2, तो इसके अंदर तो क्या होता है कि पावरें जुड़ती हैं, 3 + 2 2 की पावर 5 होती हैं। लेकिन जब पावर की पावर होती है तो पावरें भी मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। 2 की पावर 3 मल्टी 2 यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा। इस चीज को आप कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे अक्सर इसको गलत करके आते हैं कि अगर पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई में जाएंगी, और अगर वो नंबर मल्टीप्लाई में है खुद ऐसे है 2 की पावर 3 मल्टी 2 की पावर 2, तो वो क्या हो जाते हैं, पावरें जुड़ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर कोई जैसे भिन्न दे रखी है और उसकी सारे की पावर दे रखी है तो उसको अलग अलग पावर के अंदर भी कर सकते हो। जैसे 2/3 की पावर, इसका स्क्वायर दे दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो संख्या का मान 1 होगा। जैसे 2 की पावर 0 तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 3 की पावर 0 वैल्यू 1 आएगी। 1000 की पावर 0 तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें इन्फिनिटी नहीं करना। इन्फिनिटी कब होता है, जब किसी संख्या के डिवाइड में 0 आ जाता है। जैसे 2 की डिवाइड में 0 तो ये क्या हो जाता है, इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि असंभव हो जाता है। लेकिन अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट है एवरेज। अब हम एवरेज के फॉर्मूले करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर भी जो फॉर्मूलाज हैं, वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपने इनको क्या है, इन फॉर्मूलाज को ही घुमाना होता है। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये फॉर्मूले जितने भी मैं आपको सारे चैप्टर के बता रहा हूँ, ये आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाएं, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी रिवाइज करने के बोलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी मेहनत को भी फल मिले। ओके, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये स्लाइड्स बनाना और इसके अंदर काफ़ी मेहनत लगती है। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज क्या होती है, औसत। यानी कि जैसे 2 नंबर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि इनका एक लमसम वैल्यू निकालनी। तो वैसे एक्चुअल के अंदर बात करें तो इनका टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत यानी कि एवरेज आ जाएगा। जैसे 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 6 18 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5 इसकी क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगी। यानी कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब आता है लगातार प्रथम n संख्याओं का औसत। यानी कि जैसे 1 से लेके लगातार संख्याओं का, जैसे 20 तक की संख्याओं का औसत। अब 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का टोटल करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और अगर ये नंबर ज़्यादा हो तो इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला है n+1/2, यानी कि 20 तक की संख्याओं का है तो 20 और 1 21 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10.5 इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, जैसे 100 तक की निकालना है तो 100 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 101/2, तो क्या आ जाएगा 50.5। ठीक है, लेकिन लगातार प्रथम है, ये याद रखना है आपने, यानी कि 1 से लेके है। नेक्स्ट है लगातार प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत। यानी कि 1 के स्क्वायर से लेके +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, और जहां तक भी n डिवाइड बाय n करेंगे n का, तो उसका औसत। तो उसका फॉर्मूला है यही कि n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6। यानी कि जैसे 6 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो n कितना हो गया, 6, 6 और 1 7 मल्टीप्लाई बाय 6 दूनी 12 और 1 13 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उनके घनों का औसत। ये घनों के औसत का फॉर्मूला है। जैसे वही 5, अगर मान ले कि 1 से लेके 5 तक के घनों का निकालना है तो 5 n हो गया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 4 4 निम 36 5 निम 45। ठीक है, ये हमारा औसत आ जाएगा।
आप निकाल के भी देख सकते हो, हम फटाफट निकालते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ठीक है। प्लस करो फटाक से, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 5 25, हंसिल 2, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, हंसिल 1, 1 और 1 2, 225, 225 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 45 ही आएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया। ओके, ये फॉर्मूले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार n संख्याओं का औसत n+1 डिवाइड बाई 2 और लगातार n संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 और उनके क्यूब यानी कि घनों का औसत n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब है लगातार प्रथम n सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत की बात करें तो वो n+1 होता है, यानी कि अगर संख्याएं 20 तक है तो 20 + 1 21, उसका क्या होगा औसत। और विषम की बात करें तो जितनी संख्याएं हैं वही उनका औसत है। अगर लगातार प्रथम 20 विषम संख्याओं की बात करें तो उनका औसत भी क्या आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। सम विषम का तो आपको ध्यान में ही है, स्टार्टिंग में बता चुका हूं इवन ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है x के प्रथम n गुणकों का औसत, यानी कि कोई किसी नंबर के मल्टीपल्स हैं, जैसे 3 के मल्टीपल्स हैं 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12, ठीक है। सॉरी, इनके अंदर प्लस है, 3 है 6 है 9 है 12 है, इनका एवरेज निकालना हो तो ये कैसे निकालते हैं, तो x के मल्टीपल हैं, यानी कि x हमारा क्या है 3, मल्टीपल कितने हैं 1 2 3 4 है, 4 है तो n कितना हो गया 4, 4 और 1 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 या 15 बटे 2 7.5, ठीक है। टोटल करके देखें 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 18 और 12 30 डिवाइड बाई 4, तो 7 चौक 28.5, ये आ गया, ठीक है। ये किसी भी संख्या के, ये पता है क्या है कि x, अब तो हम जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं तो मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वहां एग्जाम में आपको बड़ा भी मिल सकता है, 10 के मिल सकते हैं, 13 के गुणक मिल सकते हैं, ठीक है। गुणक भी ज़्यादा हो सकते हैं, 13 के 15 गुणक हो सकते हैं, तो वहां आप इस फॉर्मूले की मदद से इजिली कर पाओगे। नेक्स्ट है, ये स्पीड एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा। उनके अंदर एवरेज जो आपकी स्पीड निकालनी होती है उसके अंदर ये काम आता है। जैसे कि 2 गतियां दे दी आपको 40 और 60, ठीक है, यानी कि 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से वापस आता है, तो जो इसके अंदर डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी कि वही डिस्टेंस वो जाता है और वही वो वापस आता है। 60 की गति से जाता है और 40 की गति से जाता है और 60 की गति से वापस आता है, तो पूरी जो आने जाने का रहा उसके अंदर एवरेज स्पीड क्या रही, तो इसका ये फॉर्मूला है 2xy x+y। जैसे 2x पहली गति क्या रही 40 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई x+y, x+y कितना है 100, ठीक है। तो 1 0 से ये कट गया, तो 4 दूनी 8 और 8 6 48, 48 हमारा आंसर आएगा। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, एवरेज पूछा है 40 से गया 60 से आया, डिवाइड क्या आएगा 50 आएगा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय। इसका मैं और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे 40 से जाता है 60 से वापस आता है। मान लो कि कुल दूरी थी 240 किलोमीटर, ठीक है। 40 से गया तो 6 घंटे लगे जाने में और वापस आया 240 किलोमीटर 60 की गति से, तो कितना लगा 6 चौक 24 4 घंटे, यानी कि 6 और 4 10 घंटे लगे आने जाने में। 240 किलोमीटर गया 240 वापस आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 480 किलोमीटर, यानी कि 240 गया 240 वापस आया और कुल टाइम 6 और 4 10 घंटे, तो 48 की स्पीड रही उसकी एवरेज स्पीड, यानी कि कुल दूरी कितनी थी 480 डिवाइड बाय कुल समय 10 घंटे। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, अब जो समान दूरी है लेकिन आपके पास गतियां 3 दे दी हैं, 3 दे दे तो ये फॉर्मूला है 3abc डिवाइड बाई ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर क्या होता है कि रेशियो क्या होता है, हमेशा रेशियो होता है किसी में से किसी का हिस्सा। जैसे अगर मैं कोई रेशियो लिखता हूँ 1/4, यानी कि नीचे वाले को बोलते हैं कुल, यानी कि कुल 4 में से 1, 3/5 यानी कि 5 में से 3,
ये आपकी याद रखने वाली बात है कि रेशियो होता क्या है एक्चुअल के अंदर, ठीक है। जैसे 10/13 यानी कि कोई 13 हिस्से थे, उसमें से 10 हिस्से, ओके। और इसको रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 3/4 है, इसको आप डिवाइड में भी लिख सकते हो। ये भी रेशियो की ही फॉर्म होती है। अब रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो के अंदर क्या है, जैसे 3/4 है, इसको ऊपर नीचे आप इक्वल मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। 15/20 ये इसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल रेशियो होता है, यानी कि ऊपर नीचे चाहे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अब 15/20 है, इसको आप ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दो। किससे करेंगे हम, 5 से कर देते हैं। डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा, 3/4। तो ये भी क्या है, प्रोपोर्शनल रेशियो है। इसके अंदर रेशियो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं वर्गानुपाती। जैसे कोई 2 नंबर दे दिए, उसका वर्गानुपाती क्या होता है, जैसे 3/4 दे दिया तो इसका वर्गानुपाती क्या आएगा, 3×3 9, 4×4 16। ये इसका क्या है, वर्गानुपाती है। नेक्स्ट है वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती क्या होता है, जैसे 16/25 है, इसका वर्गमूलानुपाती बताना है तो 16 का रूट रेशियो 25 का रूट क्या आ जाएगा, 16 का 4, 16/25 का 5। ये हमारा वर्गमूलानुपाती आ जाएगा। वर्गानुपाती यानी कि उसका स्क्वायर करना है, वर्गमूलानुपाती यानी कि उसका क्यूब रूट करना है। नेक्स्ट है घनानुपाती। अब घन है, नाम से ही कन्फर्म है, तो जैसे 3 और 4, इसका घनानुपाती 3 का 27 और 4 का 64, ओके। ये हो गया घनानुपाती। और आगे घन मूल अनुपाती, तो उसके अंदर वही, जैसे 27/8 है तो इसका आप क्यूब रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 27 होता है 3 का और 8 होता है 2 का, 3/2। ये हमारा घन मूलानुपाती आ जाएगा। नेक्स्ट है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उसका रिवर्सिबल। जैसे 3/4 है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/3/1/4। ये होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती। विलोमानुपाती। विलोमानुपाती के अंदर क्या होता है कि जैसे 3/4 इज इक्वल टू क्या है, जैसे आपको दे दिया उसने 2/5 दे दिया, तो इसका अंदर विलोमानुपाती क्या होएगा कि आप b/a लिख दो d/c, यानी कि इनको रिवर्स कर सकते हो। 4/3 इज इक्वल टू 5/2। ये होता है विलोमानुपाती, यानी कि उनको आप पलट दो तो भी वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है a और b का मध्य समानुपाती। इसके अंदर जैसे 3 और 4 का मध्य समानुपाती पूछे तो a/b का रूट। एक्चुअल के अंदर समानुपाती का ये होता है a/b, बीच में समानुपाती का साइन c और d, इन दोनों के अंदर। जैसे आपको दे दिया a और b का मध्यानुपाती पूछा है, तो एक्चुअल के अंदर ये a और d का पूछ रहा है। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसका इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आपस में बराबर होती है हमेशा। तो इसके अंदर ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दे रखा है, मध्यानुपाती पूछा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीपल के बराबर होते हैं। तो क्या आएगा, 3×4। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट AB। आगे तृतीयानुपाती पूछे तो b² डिवाइड बाय a, यानी कि जैसे 3, 4, तो ये तृतीयानुपाती पूछा है तो ये लास्ट बीच वाला सेम होता है, ये पूछा है, तो 4×4 16 डिवाइड बाय a यानी कि 3, ठीक है। ये तृतीयानुपाती आ जाएगा। चतुर्थ समानुपाती पूछे तो इसके अंदर 3 दिया होगा, जैसे 3, 4 और यहाँ 5 दे दिया, तो क्या होगा, BC, B और C, तो 4 × 5 डिवाइड बाय 3, ओके। नेक्स्ट है, ये कुल मैं बता ही चुका हूँ आपको, 9 में से 5, ठीक है। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे, ओके। परसेंटेज के अंदर परसेंटेज का मतलब होता है 100, ये आपको क्लियर है। मैं आपको क्विकली सिर्फ फैक्ट से निकाल रहा हूँ ताकि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्या हैं, क्लियर होते जाएं, रिवाइज होते जाएं,
ठीक है, मेरा मतलब यहाँ आपको पूरी डिटेल में समझाना नहीं है, डिटेल में आपको वीडियोस और मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहा हूँ और जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो अराउंड 6 मंथ के अंदर कंप्लीट होता है। तो जो 6 मंथ का जो सिलेबस है वो आप एग्ज़ाम से पहले 1-2 घंटे के अंदर अगर रिवाइज करके जा रहे हो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। परसेंटेज के अंदर फॉर्मूले बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, गेम चेंजिंग चैप्टर रहता है मैथ्स के अंदर। ये आपकी स्पीड इंक्रीज करता है। मैं इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर आपको जैसे ये मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, 10% मतलब 100 में से 10, 12% मतलब 100 में से 12, 200% मतलब 100 में से 200 यानी कि उसका डबल। ठीक है, 300% यानी कि 100 में से 300 यानी कि उसका 3 गुना। ठीक है, ओके। अब ये परसेंटेज निकालते कैसे? जैसे इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने 500 में से आपके नंबर आए कितने, आपके 100 नंबर आए, तो वही फ्रैक्शन वाला सिस्टम होता है। 100 कितने में से, 500 में से। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 20, यानी कि जो 100 है वो 500 का 20% है, यानी कि आपके 20% मार्क्स आए। परसेंटेज हटानी है तो इसको आप इसके डिवाइड बाय 100, यानी कि परसेंटेज लगानी है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, हटानी है तो डिवाइड कर दोगे 100 से। जैसे मैं आपको बोलूँ 20%, इसकी परसेंटेज हटाओ और इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 1/5। यानी कि अगर मैं बोलूँ 1/5 है, इसको परसेंटेज में लिखो तो मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा, 20/100 20%। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग है। अब इसके अंदर ये मैंने टेबल दिया आपको, जैसे एक फ्रैक्शन 1 है, 1 का मतलब 1/1, ये हमेशा 100% होती है। 1/2 यानी कि 2 में से 1, 2 में से 1 मतलब 50%। 1/3 33 सही, 1/3%। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1/3 है, ऊपर 3 पार्ट है, 3 में से 1, 3 में से 2 भी हो सकते हैं और 3 में से 3 होएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये तो 100% आएगा। ठीक है, और 1/3 हमें पता है 33 सही 1/3% है, और 2/3 का हमें पता नहीं है। तो हमें अगर ये पता है तो हम, यानी कि 1 बढ़ रहा है तो इसका डबल कर दोगे, कितना आ जाएगा, 33 दूनी 66 सही 2/3%। इसी प्रकार जैसे 1/4 है, 1/4 इज इक्वल टू 25% है, 2/4 इज इक्वल टू 50%। परसेंटेज भी डबल, ऊपर भी डबल। 3/4 यानी कि 75% और 4/4 यानी कि 100%। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 1/5 है, 1/5 इज इक्वल टू 20% है। तो आपने सिर्फ ये छोटे से जितने भी ये दिए हुए हैं ये याद कर लो, इनसे आगे आपकी जितनी भी फ्रैक्शन होगी वो सारी सोल्व हो जाएंगी। जैसे 1/5 20%, 2/5 40%, ये ऑटोमेटिकली फिर मल्टीप्लाई करते जाना। 3/5 60%, 4/5 कितना 80%, 5/5 100%। ठीक है, ये आप करते जाना। 1/6 इज इक्वल टू 16 सही 2/3%, 2/6 यानी कि 2/6 को फिर काट दो, यानी कि 1/3, 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%, फिर 3/6 यानी कि 1/2 कट जाएगा तो 50%, फिर 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3 हमें पता है 66 सही 2/3%। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आता है। अब इसका काम कैसे आता है, इस फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज का? जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। 500 का 20% निकालो। ठीक है, आपको पता है 20% वैसे निकालोगे तो 500 मल्टी 20 डिवाइड बाई 100 ऐसे करना है। तो ये इससे अच्छा ये रहता है कि 500 का 20% मतलब 20% मतलब 1/5, तो 500 मल्टी 1/5 तो क्या आएगा, सीधा 100 आंसर। कई बार क्या है कि जैसे आपको 14 सही 2/7% इज इक्वल टू क्या है 1/7 है। ठीक है, अब इसके अंदर 1/7 का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। 42 का आपने निकालना है 14 सही 2/7%।
अब ये आपके लिए ये सवाल काफी टिपिकल हो गया, 42 का 14/2/7%। अगर आपको ये नहीं पता, अब आपको पता है कि 14/2/7% किसके इक्वल होता है, 1/7 के। तो 42 इंटू 1/7, 7×42, 6 हमारा आंसर आएगा। अगर आपको ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन नहीं आता तो आप बैठे रहोगे, इसको सोल्व करते रहोगे या छोड़ आओगे या सारा टाइम इस पे निकाल दोगे। मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आप इसको सोल्व करोगे, जो पहले तो इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कम से कम 3-4 मिनट इसमें वेस्ट कर दोगे और इधर विद इन सेकेंड्स आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ये टेबल है ना, इसको आप क्या करोगे, इसको आप डेली एक बार लिखोगे, ठीक है। इसको आप डेली लिखने की हैबिट डाल लोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। ये मेनली क्या है कि ये जो परसेंटेज दी हुई है ना, इन्हीं परसेंटेज से क्वेश्चन बनाते हैं वो। एग्जामिनर का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो मुश्किल से मुश्किल बनाएगा, वो ये देखता है कि आपने इसके डीपली इस कंसेप्ट को कितने अच्छे से समझा है, ठीक है। ये हमारे अब तक 7 चैप्टर के फॉर्मूले हो चुके हैं, ओके। एक तो आपने क्या करना है कि ये जो टेबल है इसको आपने डेली एक बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एक से लेके 100 तक स्क्वायर आप डेली लिखोगे, 1 से लेके 30 तक क्यूब, और 11 से लेके 30 तक जो टेबल है, पहाड़े हैं, वो भी आप डेली लिखा करो, ठीक है। डेली एक बार लिखोगे ना, स्टार्टिंग में तो आपको क्या है कि 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप इनको रेगुलर लिखने लग जाते हो तो फिर आपको मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं। और डेली अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो मैं नहीं मानता कि अगर आप 10 मिनट इस चीज़ को दे रहे हो तो वो आपको बेनिफिट ना दो। अगर आप 10-15 दिन इनको लगातार लिखना, इस टेबल को भी, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप 10-15 दिन लगातार डेली एक बार लिखनी है, सिर्फ लिखना। 15वें दिन अगर आपको ये बेनिफिशियल ना लगे तो आप क्या करना, इस वीडियो के अंदर आके कमेंट करना या इसको डिसलाइक कर देना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, ओके। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी की। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस मरम्मत या अन्य खर्च। यानी कि क्रय मूल्य यानी कि जिस रेट पे हम कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हम खरीदते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम मरम्मत और अन्य खर्च वो मिला देंगे तो वो उस वस्तु का लागत मूल्य आएगा। और विक्रय मूल्य होता है जिसपे हम किसी वस्तु को सेल करते हैं। इसके अंदर अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देन तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा, लॉस होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और अगर हम ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। और रही बात प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने की, तो प्रॉफिट एंड लॉस संख्या के अंदर, यानी कि 20 रुपए का अगर लॉस हुआ और खरीदा था हमने 200 का, और तो इसकी परसेंटेज निकल जाएगी इनटू में मल्टीप्लाई करके। चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, उसकी परसेंटेज हमेशा किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पर निकलती है। नेक्स्ट है लगातार लाभ या लगातार हानि। कई बार आपको दो मिल जाते हैं कि 20 रुपए प्रॉफिट, फिर 20% प्रॉफिट और फिर 10% प्रॉफिट। ऐसे निकालना है इसको, एग्जैक्ट अलग अलग निकालने से अच्छा क्या है, ये फॉर्मूला है। क्या करना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो क्या होगा, 20 + 10 और ए बी, यानी कि 20 × 10 200 डिवाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा, 20 और 10 30, और इसका आ जाएगा 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32%। यानी कि 2 बार लगातार लाभ 20% और 10% किसके इक्वल हो जाएगा, 32% के। यही सपोज दैट इसमें एक हानि होती, जैसे 10% तो क्या होता, प्रॉफिट होता, और क्या होता 20% क्या होती, हानि। तो इसका कुल क्या इफेक्ट पड़ता, पहले ये ए ये बी। अब प्रॉफिट है तो प्लस में आएगा 10, लॉस है तो माइनस के अंदर, यानी कि -20। अब ए बी के अंदर वैसे तो प्लस होता है, लेकिन एक प्लस एक माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। 20 × 10 200 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 10 - 22, 20 माइनस माइनस क्या आ जाते हैं, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो -22 क्या आ जाएगा, -12। अब -12 आया मतलब -12% क्या होगा, आपको लॉस होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये
काफी हेल्पफुल रहता है जब भी क्रमागत आपको लाभ 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 या हानि हानि या कोई लाभ एक हानि, ठीक है। ये कई बार बोल देता है कि ए से बी ने 10% लाभ पे बेचा, फिर बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, सी ने डी को, तो ये क्रमागत आ जाते हैं, ठीक है। आप ये इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि सपोज दैट आपको बोल दिया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये हमेशा अपोजिट होता है। जैसे क्रय मूल्य के साथ एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स ये विक्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य के साथ वाई है तो ये क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। यानी कि अपोजिट होता है, जिसके साथ जो होता है वो उसके दूसरे का होता है। जैसे क्रय मूल्य के साथ एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स विक्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य के साथ वाई है तो वाई क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब 10 और 8 यानी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है वो क्या हो गया 8 और विक्रय मूल्य हो गया 10, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट, और 2/8 यानी कि 1/4। 1/4 मैं आपको बता चुका हूं 25% प्रॉफिट आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, वैसे इसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो लाभ हो तो y मल्टी 100 x माइनस वाई, और अगर हानि हो तो y मल्टी 100 डिवाइड बाई x प्लस वाई। ये भी आप कर लेना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति 2 समान वस्तुओं को बेचता है और एक वस्तु पर उसे x% की क्या होती है, हानि, और दूसरे पे x% का लाभ होता है, तो इस सौदे के अंदर हमेशा क्या होता है, उसको लॉस ही होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब 2 वस्तुओं का क्या हो, उन्हें समान वस्तुओं को बेचता है और एक को 10% हानि पे और एक को 10% लॉस पे, या एक को 20% हानि पे एक को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो हमेशा उसे हानि होती है। कितनी हानि होती है, जैसे 20% वो दोनों में है, 20% हानि 20% लाभ, तो क्या करोगे 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यानी कि 4% की क्या होगी, हानि। यही अगर वो बोले कि 30% लाभ पे बेचता है और एक को 30% हानि पे, तो क्या हो जाएगा 9% का लॉस हो जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स डिवाइड बाई 100%। ओके, नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को x% लाभ या हानि पर बेचता है। यदि उसने ₹8 कम या ज्यादा में बेचा होता तो उसे प्राप्त लाभ या हानि y% होता, तो क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो कई बार हमारे को ऐसे बोलता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई वस्तु को वो 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने क्या किया होता है, यदि वह 30 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 20% लाभ होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, आप क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, 10% हानि यानी कि जो हमारे सीपी से 10 कम, और लाभ यानी कि 20 ज्यादा, यानी कि 10 कम और 20 ज्यादा, फर्क कितने का हो गया इनके बीच में, 30 का, यानी कि, और रुपयों में फर्क कितना है, 30 का। 30 डिवाइड बाय 30 यानी कि 1, और ये कितने की आ गई, 1% की वैल्यू आ गई, इंटू में 100, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। ओके, नेक्स्ट है कोई बेईमान दुकानदार। जैसे ये आप अक्सर देखते हो कि वो 100 ग्राम कम तोलता है, वो अपने मतलब लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और वो क्या है, तोल में बेईमानी करता है या दूध के नाप में बेईमानी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो वो जितनी बेईमानी करता है, जैसे वो 1 लीटर के अंदर वो 100 ग्राम की क्या करता है, 100 मिलीलीटर की बेईमानी करता है, तो जितनी बेईमानी करता है वो ऊपर नीचे कम वजन, यानी कि तोलने के बाद कम वजन कितना, 900 का, 900 मिलीलीटर इंटू में 100, यानी कि 20 से 20, 11 से ही 1/9% का क्या करता है, वो लाभ कमाता है। ये इस प्रकार निकलेगा। जैसे अगर वो 150 ग्राम कम तोलता है तो 150 तोलता, 1000 में से 150 कम तोलता है तो कम कितना तोलता है वो, 850 इंटू 100। इससे भी आप क्या निकाल लोगे, उसका लाभ प्रतिशत निकाल लोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यहां तक की 8 चैप्टर के फॉर्मूलाज।
ठीक है। इससे आगे के चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप इसे कंप्लीट देखिए। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जल्दी आपके लिए ये दूसरा पार्ट लेके आऊँगा उसके अंदर बाकी बचे हुए चैप्टर्स को आई होप कि 3 वीडियो के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।